मूविंग ऑन टू फाइनल टॉपिक इन आरओई। सो आरओई ओवरऑल अगर आपका बढ़ रहा है तो उसका बढ़ना सिर्फ इनफ नहीं होता। सो मे बी वो किसी भी रीजन की वजह से बढ़ सकता है, वो एफिशिएंसी की वजह से बढ़ सकता है, वो जो है आपका लेवरेज की वजह से बढ़ सकता है, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से बढ़ सकता है। सो आरओई को सिर्फ देख लेना या आरओई का ट्रेंड देख लेना इज नॉट इनफ। यू नीड टू फाइंड आउट कि जो आरओई में चेंज आ रहा है वो चेंज आ कहां से रहा है या कौन सा एलिमेंट है जो चेंज ड्राइव कर रहा है। एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस ब्रेक्स डाउन आरओई इनटू 5 कंपोनेंट टू एनालाइज के किस कंपोनेंट से कितना बेनिफिट आ रहा है और जिस कंपोनेंट से बेनिफिट आ रहा है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, सो दैट यू आर एबल टू प्रेडिक्ट कि आरओई फ्यूचर में ऐसे ही बढ़ता रहेगा या फ्यूचर में गिर सकता है। सो हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में? सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, दैट इज आरओए एंड फाइनेंशियल लेवरेज। सो जब आरओई चेंज होता है उसके चेंज होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो हो सकता है चेंज इन ओवरऑल आरओए और दूसरा रीजन हो सकता है चेंज इन फाइनेंशियल लेवरेज। दिस मींस कि या तो ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट चेंज हो रहा है या फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। दैट मींस जो इक्विटी की प्रोपोर्शन थी वो चेंज हो रही है। सो अगर ओवरऑल कंपनी में इक्विटी की प्रोपोर्शन फॉर एग्जांपल 40% से 20% हो जाती है, सो आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो गिर जाएगा। सो आरओई क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि आपका ओवरऑल नेट इनकम चेंज हो रहा हो, लेकिन दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका इक्विटी चेंज हो रही हो। सो फॉर एग्जांपल पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में 40% इक्विटी थी, अब 20% हो गई है। सो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और आरओई बढ़ जाएगा, लेकिन उसका मेजर रीजन क्या है? रीजन इज चेंज इन लेवरेज एंड नॉट दी प्रॉफिटेबिलिटी। So you should be able to find out के आ कहां से रहा है चेंज। So first we break it down into two components, that is ROA and financial leverage. This will tell you कि overall कंपनी की रिटर्न इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर ये सिर्फ जो है वो चेंज इन लेवरेज की वजह से या चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। Then we further break it down into net margin and asset turnover. क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट भी दो रीजंस की वजह से चेंज हो सकता है। एक आपके प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होने की वजह से और एक आपकी एफिशिएंसी चेंज होने की वजह से। अगर कंपनी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन गई है, एफिशिएंट बन गई है, तो रिटर्न ऑन एसेट बढ़ जाएगा। अगर कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं हुई लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न बढ़ गया, तब भी रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव हो जाएगा। सो देन यू नीड टू फाइंड आउट कि ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट में से कौन सा कंपोनेंट है that is changing return on asset. And how do you find it out? By breaking it down into net income margin and asset turnover. इसके बाद you can further break down net income margin into three components, that is tax burden, interest burden and EBIT margin. अगर आपका नेट इनकम मार्जिन चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि टैक्स रेट चेंज हो गया। अगर टैक्स रेट चेंज हो गए हैं तो आपकी नेट इनकम चेंज हो जाएगी। अगर टैक्स रेट कम हो गए तो नेट इनकम बढ़ जाएगी। अगेन इसमें कंपनी का कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर सिर्फ रेगुलेटरी चेंजेस हैं, फ्यूचर में दोबारा भी बढ़ सकते हैं टैक्स रेट। अगर आपका इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लोन पे ऑफ कर दिया, सो अगर लोन पे ऑफ हो गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा। अगेन कंपनी के ऑपरेशंस में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं आई है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुई हैं, या फिर हो सकता है कि ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कोर ऑपरेशंस की वो इंप्रूव हो गई हो, दैट इज EBIT मार्जिन आपका चेंज हो गया हो। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि नेट इनकम मार्जिन में चेंज जो आ रहा है वो किधर से आ रहा है। सो ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 कंपोनेंट्स, दैट इज टैक्स बर्डन, इंटरेस्ट बर्डन, EBIT मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लेवरेज। सो जब भी आप ROI को एनालाइज करेंगे, ओवरऑल ROI को देखना इज नॉट इनफ, यू नीड टू फाइंड आउट कि इन 5 कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट है दैट इज चेंजिंग द ROI और वो कंपोनेंट सस्टेनेबल है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल अगर ओवरऑल EBIT मार्जिन इंप्रूव हो रहा है देन दैट इज सस्टेनेबल, दैट मींस कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है एंड देयरफॉर ROI इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट यहां से नहीं आ रही, इंप्रूवमेंट फॉर एग्जांपल आ रही है फाइनेंशियल लेवरेज से, दैट इज अनसस्टेनेबल।
क्यों? क्योंकि लेवरेज आप एक बार चेंज कर लोगे, 2 बार कर लोगे, आप कैपिटल स्ट्रक्चर हर वक्त चेंज नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट टू इट। सो अगर ईबिट की वजह से, अगर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आ रहा है, या एसेट टर्नओवर दैट इज एफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, दैट इज गुड एंड सस्टेनेबल। एंड अगर फाइनेंशियल लेवरेज की वजह से या इंटरेस्ट बर्डन या टैक्स बर्डन की वजह से आ रहा है, दैट इज अनसस्टेनेबल। सो ओवरऑल आरओई इंप्रूव भी हो रहा है, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि किस कंपोनेंट की वजह से इंप्रूव हो रहा है। तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट ईच ऑफ दीज 5 कंपोनेंट एंड देन यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि आरओई में जो चेंज आ रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है और वो सस्टेनेबल है या नहीं है। सिर्फ आरओई को देख लेना इज नॉट इनफ। अगर आप जनरली किसी भी कंपनी का आरओई देखेंगे तो वो ज्यादा ही होगा या बढ़ ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी मैनेज ही अपने फाइनेंशियल ऐसे कर रही होगी कि वो पॉजिटिव रहे। अगर वो कम हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स विल बी आस्किंग क्वेश्चन, बट यू एज एन एनालिस्ट नीड टू फाइंड आउट कि वो किस चेंज की वजह से सस्टेन हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है। So here is a question, आपको ROE कैलकुलेट करना है इस इनकम स्टेटमेंट और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन से। बोला तो 8%. So 8 is correct. Tax burden would be net income divided by earnings before tax. That is 70%. Then interest burden EBT to EBIT 40%. EBIT margin 28%. Asset turnover type of 3.6. नीचे से कैलकुलेशन में सही है।